नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनअकैडमी लाइव में। मैं आपका दोस्त धनंजय सिंह, अभियान सिविल सर्विसेज का फाउंडर, अभियान समसामयिकी का संपादक और अनअकैडमी का एजुकेटर, आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से जो है करंट अफेयर्स की एक सीरीज चल रही है। इसको आप डेली जो है 11 बजे एक्सेस कर सकते हैं और इसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सारे टॉपिक याद कराए जाएंगे। जो प्लस पर कोर्स चलेंगे उसमें हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। सभी लोग आ जाएं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से प्रश्नों को तैयार किया गया है। तो अगर आप इसमें सहयोग करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो बहुत ही अच्छा हम लोग तैयारी करेंगे करंट अफेयर्स की, एनुअल करंट अफेयर्स की, जिसमें हम नेशनल करंट अफेयर्स अभी यहाँ पर स्वागत है निहारिका, अंकिता, पूनम, पीजी, रामचंद्र, रिया, शनि, सभी लोगों का स्वागत है। काफी संख्या है आज, तो जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए। हाँ, 5 अप्रैल से चलेगी करंट अफेयर्स, जो प्लस पर होगा। ये अभी आपको स्पेशल क्लासेस कराई जा रही हैं। स्वागत है अंकिता, स्वागत है सिमी, सभी लोगों का स्वागत है। स्वागत है कमर। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे करंट अफेयर्स के जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को, और यहाँ डिटेल एनालिसिस की जाएगी प्रत्येक प्रश्नों की। तो आप लोग, ये बाइलिंगुअल होगी, हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में होगी ये। और आपको आपसे कुछ तरीका मैं बताऊंगा कि ये प्रश्न जो है कैसे हम लोग चलाएंगे, इनके बारे में हम लोग डिटेल बात करेंगे। वेरी गुड, थैंक यू बोलिएगा विपिन सर को। स्वागत है शंकर, सभी लोगों का स्वागत है। तो यहाँ पर आप लोग करंट अफेयर्स के कुछ ऐसे प्रश्न देखेंगे। आ जाएं सभी लोग। यहाँ पर एमसीक्यूज के साथ साथ टॉपिक भी कराए जाएंगे। स्वागत है नरसिंह, प्रदीप, सभी लोगों का स्वागत है। स्वागत है नंदिनी, शर्मिला। तो आज संख्या होगी काफी ज्यादा, क्योंकि करंट अफेयर्स की पूरी क्लासेस मैं ही लूंगा, प्लस पर भी और स्पेशल क्लासेस जो लोग आप देख रहे हैं उस पर भी। तो आज से आप लोग कमर कस लीजिए। डेली हम लोग 20 से 25 टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि जो लोग प्लस पर होंगे उनको हम लोग 100% मैं मेमोराइज कराऊंगा, ठीक है। स्वागत है एकता, अंटू, सुनीता, प्लस के सभी लोग यहाँ पर दिख रहे हैं। मंडे से होगा नेक्स्ट, इसी 5 तारीख से। तो यहाँ पर आ जाए सभी लोग। काफी लोग आ रहे हैं अभी, काफी फोन कॉल्स भी आए थे। करंट अफेयर्स के लिए स्वागत है वंदना। हाँ, तो आपको भी कराया जाएगा, क्योंकि मेमोराइज कराने का काम जो है थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। स्पेशल क्लास में उतनी डिटेल क्लास हो नहीं पाती। बहुत सारे फोन अभी भी आ रहे हैं आपके। आ जाइए, जुड़ जाइए सभी लोग, फिर हम लोग बात करते हैं। स्वागत है दिव्या, गौरव, सभी लोगों का स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग सुधीर, कैसे हैं? तो चलिए हम लोग देखते हैं। नेशनल करंट अफेयर्स से ये जुड़े सारे मुद्दे होंगे। बात कर लेते हैं यहाँ पर। हाल ही में चर्चित परियोजना, पहल परियोजना पर विचार कीजिए, ठीक है। ये पहल परियोजना है, इस पर विचार करना है आपका। पहल यूएसआईडी और आईपी ई ग्लोबल का एक संयुक्त कार्यक्रम है। दोनों क्लास करना है सभी को, प्लस के स्टूडेंट हैं उनको दोनों ही क्लास करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको एमसीक्यूज उसी बेस पे जो भी वहां आप याद करेंगे यहाँ आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और जो लोग प्लस पर नहीं हैं उनको भी डिटेल एनालिसिस कराई जाएगी। स्वागत है अभिषेक, पूजा, आयुषी, चारू, रोहिणी, अनंत, खुशबू, सभी लोगों का स्वागत है। तो यहाँ पर देखिए, ये पहला प्रश्न है और प्रश्न काफी डिटेल में होंगे। पहल एक योजना है, पहल परियोजना, उसके बारे में विचार करना है। ये 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो पहल यूएसआईडी और आईपीई ग्लोबल का एक संयुक्त कार्यक्रम है।
इसके अंतर्गत शहरी व ग्रामीण गरीबों को किफायती दरों पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। और तीसरा है, यूएसआईडी कंपनी ने भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए इस योजना हेतु $3 मिलियन की अतिरिक्त राशि प्रदान की है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो जब भी आप प्रश्न करें, कुछ भी अभी प्रश्न नहीं, प्लस वालों को कुछ भी नहीं करना है। जो लोग प्लस पर नहीं हैं उनके नोट्स बना लें वो लोग, जो लोग प्लस पर हैं वो लोगों को नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। पूरा पीपीटी बहुत इमेज के साथ कराई जाएगी। तो कंसिडर द रिसेंट डिस्कस्ड पहल प्रोजेक्ट। पहल इज अ जॉइंट प्रोग्राम ऑफ USAID and IPE Global. Under this, health facilities will be provided to the urban and rural poor at affordable rates. USAID company has provided India with the additional amount of $3 million for the scheme to deal with COVID-19. Which of the above statements given is correct? Is मंडे से चलेगी। सभी लोग जो लोग प्लस पर हैं, मंडे से क्लास चलेगी और उसी की प्रैक्टिस यहाँ पर कराई जाएगी। ठीक है, तो आपको बताना है इनमें से। चलिए पोल स्टार्ट करते हैं और पोल का टाइमिंग जो है 15 सेकेंड ही है, तो आप लोग जल्दी से पोल करिएगा। सभी लोग पोल करिए, पोल में पार्टिसिपेशन सभी लोगों का होना चाहिए। स्वागत है अमित, रजत, विकास, अमरेंद्र, सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों यहां पर आप देखेंगे कि जो पहला स्टेटमेंट है, पहल USAID IPE ग्लोबल का एक संयुक्त कार्यक्रम है, तो ये सही है। इसके अंतर्गत शहरी तथा ग्रामीण गरीब नहीं है, केवल शहरी गरीब हैं। तो ये छोटा सा यूपीएससी इस तरीके के प्रश्न पूछता है। अब यूपीएससी भी ढेर सारे प्रश्न इस तरीके के पूछने लगा है, तो इसमें ग्रामीण गरीब शामिल नहीं है, केवल शहरी गरीब शामिल है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, यानी कि दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। जहां भी दो दिखे उसको काट दें, आपका एलिमिनेशन प्रोसेस से आपका उत्तर आ जाएगा, अगर इस प्रोजेक्ट के बारे में आप टोटल नहीं जानते हैं तो भी। दोस्तों इसके लिए कुछ पॉइंट हैं, फैक्ट हैं। जो लोग प्लस पर नहीं है वो लोग नोट कर लें। जो लोग प्लस पर हैं, ये सारे प्रोग्राम आपको कराए जाएंगे। प्लस की जो क्लास होगी वो 7 बजे होगी सुबह में, 7 AM, 7 to 8 AM, और उसमें 100% हम लोग मेमोराइज करेंगे। लगभग 700 के आसपास टॉपिक हैं। इन 700 टॉपिक को हम लोग पूरी तरीके से मेमोराइज करेंगे। इसमें आप लोग पहल जो स्कीम है उसके बारे में थोड़ा सा कुछ पॉइंट लिख लें। ठीक है, पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि यह जो है USAID और IPE ग्लोबल का एक संयुक्त कार्यक्रम है। स्वागत है नरसिंह जी, लव सिंह, अंशिका, अंशुल, सभी लोगों का स्वागत है। तो ये क्या है, USAID एंड IPE ग्लोबल, ये दो नाम आप लोगों को याद रखना है। किसके लिए है ये? तो दूसरा पॉइंट इस पे नोट करना है क्या, कि ये केवल शहरी गरीबों के लिए है। बस छोटे छोटे पॉइंट आपको नोट करने हैं। तीसरा पॉइंट क्या है कि USAID कंपनी ने भारत को कोविड-19 के लिए, तो कोविड-19 के लिए $3 मिलियन का सहायता राशि प्रदान की है। स्वागत है ईशा, नदीम, हरप्रीत, अंशिका। आज काफी पुराने लोग दिख रहे हैं, कहाँ गायब थे सब लोग? कैसी रही होली आप लोगों की? तो इस परियोजना में ये सारी बातें की गई हैं और ये मई में शुरू की गई थी। तो मई 2020 में ये योजना शुरू की गई थी, मई 2020। तो ये 4 पॉइंट हैं, आपको लिख लेने हैं। वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए तो अगला प्रश्न हम करते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं या कौन सा सही है? पहला, बंगाल की खाड़ी में आए अम्फान तूफान का नामकरण थाईलैंड द्वारा किया गया। देखिए बहुत चर्चित तूफान है, इससे जो है प्रश्न मुख्य परीक्षा में भी आएगा, प्रारंभिक परीक्षा में भी आएगा। केंद्र सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल को 1000 करोड़ तथा उड़ीसा को 500 करोड़ का राहत कोष गठित किया। केवल एक, केवल दो, दोनों, या एक, या ना तो एक ना तो दो? इसमें आपको अम्फान तूफान के नाम किसने लोगों ने सुना है? कहां पर आया था ये? अरब सागर में आया था ना? अरब सागर में आया था? अरब सागर में नहीं, कहां आया था ये? बंगाल की खाड़ी में। इतना सामान्य सा प्रश्न पूछने पे बंगाल की खाड़ी याद रखना है आपको।
तो इसमें ये दो चीजें बताई गई हैं, इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। चलिए, पोल स्टार्ट होगा। पोल जो है आपको बहुत कम समय के लिए होगा, और जब ये डिटेल क्वेश्चन दिए जाएं तो इसमें जब केवल आए, ओनली आए, कुछ ऐसी बातें आए, डिटेल चीजें ज्यादातर सही होती हैं। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न जो है आप ज्यादातर प्रैक्टिस करें। करंट अफेयर्स आपको प्रैक्टिस के ही द्वारा तैयार किया जाएगा। और जो लोग भी प्लस पर हैं, ठीक है, जो लोग प्लस पर हैं, यहां पर लिखा भी है वेरी गुड, सबके लिए आरओ यूपीएसआई, जितने भी एग्जाम आप सोच सकते हैं, यूपीएससी से लेकर के यूपीएसआई, आप यूपी ट्रिपल एससी, लोअर पीसीएस, सभी एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये करंट अफेयर से हर एग्जाम में आपका बहुत बड़ा रोल होता है। यूपी पीसीएस में ये मोस्टली जो है यूपी पीसीएस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया, तो इसमें दोनों ही कथन सही हैं। यानी कि आपको ये राशि बस याद रख लेनी है, 1000 करोड़ बंगाल के लिए और 500 करोड़ रुपए उड़ीसा के लिए राहत कोष, और ये थाईलैंड ने इसका नामकरण किया है। अब इसका नामकरण कैसे होता है, पूरा पूरा मोर देन सफिशिएंट है। ये 1000 से ज्यादा प्रश्न है, 1000 से ज्यादा प्रश्नों की ये पूरी सीरीज है, पूरे धीरे धीरे कवर होती रहेगी। इस महीने लगभग जो है 200-300 प्रश्न जो है कराए जाएंगे, और प्लस वालों को ये लगभग 700 टॉपिक हैं। ये 700 टॉपिक 100% मैं मेमोराइज कराऊंगा। पूरे 1 महीने की क्लास चलेगी। जो लोग भी प्लस पर हैं, प्लस पर जो लोग नहीं हैं, वो लोग हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अभियान लाइव कोड यूज करके। ठीक है, ये बैच जो है 80 डेज का क्रैश कोर्स है। इसके लिए आप जो है अभियान लाइव कोड यूज करके, ठीक है, आप लोग मेरे प्रोफाइल पे चले जाइए। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं वो जान ले, मेरा नाम धनंजय सिंह है, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने के बाद जो है आपको अगर मेरी क्लासेस अच्छी लगती हैं तो आप उस पर ऑप्शन भी है कमेंट करने का, आप उस पर कमेंट कर सकते हैं कुछ भी। तो आप जो है जिस प्रकार से, हाल ही में किस राज्य ने खेलों का औद्योगिक दर्जा, राज्यों को, कंटेंट पूरा अलग रहेगा, यहाँ तो केवल एमसीक्यूज हो रहे हैं, और वहां तो पूरा आपको पीपीटी स्लाइड के साथ। आप जिनको भी जो लोग भी मेरा तरीका सीखना चाहते हैं, वो लोग मेरी पिछले साल की करंट अफेयर्स की क्लास कर लीजिए। ठीक है, पिछले साल की करंट अफेयर्स की पहली और दूसरी क्लास कर लीजिए। आपको मेमोरी की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आपको एग्जाम में परफॉर्म करने की प्रॉब्लम नहीं होगी। 100% मैं याद करा दूंगा। यानी कि जो आपके 25 से 30 प्रश्न आते हैं, इसमें आपके 90% क्वेश्चन, यानी कि आप अगर 30 आएंगे तो 27 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। अगर 25 आते हैं तो 22-23 क्वेश्चन 100% आप कर सकते हैं यहाँ पर। तो हाल ही में किस राज्य को ने खेलों का औद्योगिक दर्जा प्रदान किया गया, ये आपको बताना है। तो चलिए, पोल स्टार्ट होता है, और सभी लोग पोल करें जल्दी से, क्योंकि 15 सेकंड का ही पोल ऑप्शन रखा गया है। और आज तो थोड़े कम प्रश्न होंगे, लेकिन कल जो है हम लोग ज्यादा से ज्यादा 30 से 40 प्रश्न पर डे हम लोग करेंगे। और ये प्रश्न नहीं है, पूरे के पूरे टॉपिक हैं। ठीक है, तो जितने भी प्रश्न बनाए गए हैं वो सभी टॉपिक हैं। तो स्वागत है निष्ठा, साक्षी, सभी लोगों का स्वागत है। तो ये किसको दिया गया है दोस्तों? तो मिजोरम सरकार ने, सभी एग्जाम में 1 ईयर पहले की वीडियो, हाँ पिछले साल की पहले की वीडियो है। पहली और दूसरी क्लास आप देखेंगे तो उसमें आपको प्रोसेस समझना है, ऐसा नहीं कि उसको पढ़ना है, आपको प्रोसेस समझना है कि मैं करंट अफेयर्स पढ़ाता कैसे हूं। ठीक है, उसमें आपको कुछ और नहीं देखना है कि मैं कोई भी मैगजीन नहीं लेनी है। एक एनुअल मैगजीन आप ले लीजिएगा, मैं बताऊंगा। आप मेरी पहली क्लास कर लीजिए पिछले साल की, पहली और दूसरी क्लास में ही समझ में आ जाएगा कि मैं पढ़ाता कैसे हूं। जो लोग पुराने स्टूडेंट हैं, काफी लोग दिख रहे हैं, 20-25 लोग दिख रहे हैं, उन लोगों को पता है कि मैं करंट अफेयर्स कैसे 100% आपको याद कराता हूं। ठीक है, तो ये हो गया आपका मिजोरम। अब इसमें कुछ मुख्य पॉइंट हैं जो आप लिखेंगे। पहला कि औद्योगिक दर्जा प्रदान किया गया है, और ये क्यों प्रदान किया गया है? खेल में निवेश को बढ़ावा देने के लिए और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए ये योजना लाई गई है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। मिशन सागर 2 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मिशन सागर 2, मिशन सागर 2 है, इसके बारे में आपको बताना है। तो मिशन सागर 2 मिशन सागर का ही विस्तार है। ये जो पहले मिशन सागर स्कीम चलती थी उसका विस्तार है। इस मिशन के तहत भारतीय नौसेना के जहाज ऐरावत द्वारा सूडान, दक्षिणी सूडान, जिबूती और इरिट्रिया को खाद्य सामग्री पहुंचाई गई। ठीक है,
मिशन सागर 2। तो अगर सागर ही, मिशन सागर ही जिसको नहीं पता होगा तो स्वागत है अनन्या, पूजा, मिता, पूनम, इशिता। तो इन देशों को इससे सहायता यानी कि खाद्य सामग्री पहुंचाई गई। इन कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मिशन सागर 2। मिशन सागर 2 इज एन एक्सटेंशन ऑफ द मिशन सागर। अंडर दिस मिशन द Indian Navy ship Arawat has supplied food to Sudan, South Sudan, Djibouti, Eritrea. Which of the statement given below is oblique or correct? ये आपको बताना है इसमें से। तो चलिए यहां पर हम लोग पोल स्टार्ट करेंगे, और ये इंफॉर्मेटिव होते हैं दोस्तों। जितने भी बड़े क्वेश्चन होते हैं वो इंफॉर्मेटिव होते हैं। तो जो भी आप लोग पिछले साल से लेकर के अभी तक करंट अफेयर्स नहीं पढ़ पाए हैं तो इस पूरी सीरीज को जरूर एक बार कर लेंगे, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाएगा। जो लोग पढ़े हैं वो भी, जो लोग नहीं पढ़ पाए हैं वो भी। तो ये दोस्तों दोनों ही कथन सही हैं। यानी कि मिशन सागर क्या था? ये 10 मई 2020 को, 2020 को ये स्कीम आई। तो एक डेट आप लिख लीजिएगा। जो लोग प्लस पर हैं उनको कोई भी लिखने की जरूरत नहीं है, बस इन प्रश्नों को देखते रहिए क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके कराए जाएंगे। और इस मिशन के तहत इन देशों में भारतीय सेना जो है नौसेना की, ऐरावत का नाम आपको याद रखना है। ऐरावत का नाम आपको याद रखना है। कौन सी जहाज थी ये? नौसेना की ऐरावत थी। और खाद्य सामग्री किन देशों में पहुंचाया गया है? सूडान, साउथ सूडान, जिबूती, इरिट्रिया, 4 देश हैं। इन 4 देशों के नाम आपको, स्वागत है श्रीकांत, अनूप, उजेंद्र, अनन्या, सभी लोगों का स्वागत है। तो ये आपको याद रखना है। इतने पॉइंट हर प्रश्न में आपको 2 से 3 पॉइंट मिलेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य ने संजीवनी नामक एक वाहन का विकास किया है? ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश और डी उड़ीसा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज डेवलप्ड अ व्हीकल कॉल्ड संजीवनी? ठीक है, ये आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन आपका, कौन सा राज्य जो है इसे बनाया है और किससे संबंधित है ये। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको, देखिए कोविड-19 एरा में बहुत सारे हमारे प्रश्न नहीं बन रहे थे, लेकिन जो प्रश्न बने हैं जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ आपको मिल जाएंगे। जो पिछले लॉकडाउन के समय जो है बहुत सारे प्रश्न नहीं बन पाए हैं 5-6 महीने में, लेकिन वह जो बनेंगे कोविड-19 से। तो एक बार हम लोग लीडर बोर्ड देख लेते हैं। राम प्रताप के 5 में 5 हैं, लवली के 5 हैं, कुसुम के 4 हैं, गिरीश के 4 हैं, कल्पना के 4 हैं, नंदिनी 3, प्रज्ञा 3, रजत 3 है, अक्षय और अंटू जो है 3 है। क्या हाल है अंटू? काफी दिनों बाद दिखे हैं आप। लवली, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है क्लासेस? तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने इसे चलाया था। कब चलाया था और क्यों चलाया था? तो ये मई 2020 में ही इसका डेवलपमेंट किया गया था। संजीवनी नामक एक वाहन चलाया गया था जो कोविड-19 के खतरे को कम करने के लिए, संक्रमण और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए। तो ये याद रखना है कि जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो जिसको हम लोग कोविड पेशेंट के लिए, और जो फ्रंट वॉरियर्स हैं, ठीक है, उनको सेव करता है। ये संजीवनी एक वाहन था। इसकी मदद से स्वास्थ्य कर्मी किसी भी संदिग्ध मरीज को बिना जांच के, बिना उसके संपर्क में आए उसकी जांच कर सकते थे। तो ये एक व्हीकल मध्य प्रदेश सरकार ने चलाया। मध्य प्रदेश का राज्यपाल कौन है इस समय? कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न हम देखेंगे। स्वागत है शुभ, श्वेता, शबनम, सभी लोगों का स्वागत है। मध्य प्रदेश का राज्यपाल कौन है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मध्य प्रदेश का राज्यपाल कौन है? आनंदी बहन है? अरे बदल गई। कहां सोए हो? लॉकडाउन से सोए ही थे क्या? किसी को नहीं पता? वाजपेयी नाम सुना है कोई? चलिए, आनंदी बहन ही है। गोरखपुर के टेराकोटा मूर्तिकला को आईजी टैग प्रदान किया गया। मणिपुर के कदलाई मितई और चकहाओ यानी कि काले चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? ठीक है,
इसमें बताना है आपको कौन से कथन सत्य। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, टेराकोटा स्कल्पचर ऑफ गोरखपुर अवार्डेड जीआई टैग, कदलाई मिटाई मितई एंड चाखो ब्लैक राइस जो है ऑफ मणिपुर वेयर अवार्डेड जीआई टैग। इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन आपका सही। कमेंट बॉक्स में नहीं श्वेता, कमेंट बॉक्स में आपको नहीं बताना है। कमेंट बॉक्स में लोग गुमराह भी करते हैं, तो उनसे बच के ही रहना है। तो जीआई टैग जो है आपसे प्रश्न काफी पूछे जाएंगे। पिछले साल जीआई टैग बहुत सारे लोगों को मिला था, बहुत सारे। अरे देख लेना है यार, देख लेना कौन है, इतना बड़ा इशू नहीं है, इतना बड़ा। गूगल पे टाइप करोगे एमपी गवर्नर तो आ जाएगा। मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ। गोरखपुर के टेराकोटा, और टेराकोटा जो है क्या होता है, ये एक मूर्ति कला है जो मिट्टी से मूर्तियां बनाई जाती हैं। तो ये वाला कथन सही है। मणि कदलाई मितई कहाँ का है, ये मणिपुर का ना होकर के कहाँ का है, केविलपट्टी, केविलपट्टी तमिलनाडु। ठीक है, केविलपट्टी तमिलनाडु का है ये। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत है। चखाओ, चखाओ कहां से है, ये मणिपुर से है। ठीक है, चकहाओ मणिपुर से है, जिसको ब्लैक राइस बोला जाता है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि कदलई मितई जो है, ये क्या है कदलई मितई, कमेंट बॉक्स में बताइए कदलई मितई क्या है। और कश्मीर का जो केसर है, जाफरान, ठीक है, इसको जो है क्या दिया गया है, जीआई टैग। तो इन सबके जीआई टैग का नाम आपको याद रखना है। सारा जीआई टैग मैं एक साथ याद कराऊंगा। ठीक है, सारा जीआई टैग मैं एक साथ याद कराऊंगा, आपका उत्तर हो जाएगा ए। चलिए, हाल ही में स्टाइरिन गैस रिसाव से, ये पिछले साल का करंट है। ठीक है, तो जो प्रश्न जब बने हैं तभी के हैं, तो इसमें हाल ही में मतलब अभी मत समझ लेना कि आज ही कल में। हाल ही में ऐसे ही प्रश्न पूछता है, स्टाइरिन गैस रिसाव से संबंधित कथनों पर कौन सा कथन सत्य है। यह रिसाव विशाखापत्तनम स्थित दक्षिण कोरिया की एलजी पॉलीमर कंपनी में हुआ। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने एलजी पॉलीमर कंपनी पर 100 करोड़ का अंतरिम जुर्माना लगाया है। तो ऐसे प्रश्न जो है कैसे सॉल्व किए जाएंगे, आप लोग करिए। और ये बहुत आसान प्रश्न होते हैं, लेकिन हम गलतियां बहुत जल्दी करते हैं इसमें। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज आर ट्रू रिगार्डिंग द रिसेंट स्टायरिन गैस लीक। द लीक अकर्ड एट द एलजी पॉलीमर कंपनी ऑफ साउथ कोरिया बेस्ड विशाखापत्तनम। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज इम्पोज्ड इंटरिम पेनाल्टी ऑफ 50 करोड़ ऑन एलजी पॉलीमर कंपनी। तो आपको ये बताना है। इस तरीके के प्रश्न आयोग आपसे बहुत आसानी से गलत करवा देता है। तो ये घटना कब हुई थी, बहुत कम लोगों के उत्तर सही हुए हैं, क्योंकि ये प्रश्न जो है फालतू के होते हैं, ऐसे प्रश्न पूछे नहीं जाने चाहिए। लेकिन इसमें हमारे पूछने का मतलब ये है कि आपके दिमाग में एक स्टिंग चली जाए। एक तो पहला स्टेटमेंट सही है, ये रिसाव विशाखापत्तनम में स्थित दक्षिण कोरिया की एलजी पॉलीमर। तो एक तो पहला याद रखना है कि दक्षिण कोरिया की है, एलजी पॉलीमर कंपनी कहाँ की है, दक्षिण कोरिया के। रिसाव विशाखापत्तनम में हुआ था। और यह घटना कब हुई थी, तो 7 मई को हुई थी। 7 मई 2020 को ये घटना हुई थी। और इसमें जो है 50 करोड़ का जुर्माना लगा था, 100 करोड़ का नहीं लगा। तो इतना पैसा नहीं याद किया जाता, लेकिन आपको आज के बाद ये पैसा भी याद रहेगा। तो प्रश्नों की प्रैक्टिस करने से आपको फायदे ये होते हैं कि ये आपका केवल कथन एक सही है कि एलजी पॉलीमर कंपनी जो थी वो दक्षिण कोरिया की थी। विशाखापत्तनम में ये स्टायरिन गैस, कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, स्टायरिन गैस। और इस पे अंतरिम जुर्माना किसने लगाया था, एनजीटी। एनजीटी का गठन कब हुआ था, इस समय इसके वर्तमान हेड कौन है। इस तरीके से प्रश्न तैयार किए जाते हैं। जो भी शब्द आए, स्टायरिन गैस इंपॉर्टेंट है, विशाखापत्तनम इंपॉर्टेंट है, एलजी पॉलीमर इंपॉर्टेंट है, और हरित न्यायाधिकरण भी इंपॉर्टेंट है। इसका गठन कौन हुआ था, कब हुआ था, 2010 में। वेरी गुड। और ये 2090 कौन लिखा है। और आप जो है इस समय गोयल साहब है। ठीक है, तो आप जो है ये इतने 5 फैक्ट याद रखेंगे।
सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा BS6 वाहन, अभी आप देखते होंगे कि आपके पास जो BS4 बाइक है या कार है जो भी है, BS5 भी हम लोग स्किप करके सीधे सीधे हम लोग कहाँ चले जाएंगे, BS6 पे। ठीक है, तो BS6 क्या है, भारत स्टेज 6। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल बात करेंगे अभी। सड़क परिवहन मंत्रालय ने BS6 वाहनों के नंबर प्लेट स्टिकर के लिए अलग अलग कलर का बैंड जारी किया है। ठीक है, इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या सुमेलित है? BS6 वाहनों के लिए हरा, पेट्रोल ईंधन वाहनों के लिए नारंगी और डीजल ईंधन वाहनों के लिए लाल। तो स्वागत है शिल्पी, राजेश, प्रशांत, सभी लोगों का स्वागत है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। BS6 पता है आप लोगों के बारे में, आप लोगों को इसके बारे में पता है, 1 2 2 3 1 2 3 1 3 different colored bands have been issued by the Ministry of Road Transport for number plate stickers of BS6 vehicles. ठीक है, which of the following statement is oblique are currently matched in this regard? तो जैसे हमारे यहाँ BS6 है, वैसे यूरोप में कौन सा चलता है बताइए कमेंट बॉक्स में। ग्रीन फॉर BS6 व्हीकल्स, ऑरेंज फॉर पेट्रोल फ्यूल व्हीकल और रेड फॉर डीजल इंजन व्हीकल। ठीक है, चलिए आपको बताना है इसमें से सही कौन सा है। लगातार आप लोग बने रहिए और अपने दोस्तों को भी बोलिए, जो लोग भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अपने करंट अफेयर्स को तैयार करना चाहते हैं, तो मेरे साथ ये लगातार चलेगा 2 महीने। फ्री स्पेशल क्लासेस भी चलेंगी और जो लोग प्लस पर हैं उनको तो ढेर सारा लाभ मिलेगा ही। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि BS6 जो वाहन है, भारत स्टेज 6 बोला जाता है। इसको यूरोप में क्या बोला जाता है, ES8, ES बोला जाता है। तो BS6 वाहनों के लिए हरा है ये, पेट्रोल जो वाहन होंगे उनके लिए नारंगी और डीजल वाहनों के लिए नीला है। ये लाल नहीं, क्या है, नीला है। नीला यानी कि ब्लू, ब्लू जो है ये इसका कलर है। बताइए बताइए कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, जो मैं पूछ रहा हूं वो भी। स्वागत है द्वीप, कैसे हैं आप? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा केवल 1। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। इसका ट्रांसलेशन नहीं हो पाया था, मेरे ख्याल से गलत था कुछ, तो इसलिए आपको, जो लोग इंग्लिश मीडियम के कितने लोग हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आई फ्लोज नामक एक बाढ़ चेतावनी प्रणाली की शुरुआत उड़ीसा सरकार द्वारा की गई। ठीक है, तो उड़ीसा गवर्नमेंट हैज बीन स्टार्टेड अ सिस्टम कॉल्ड आई फ्लोज टू इन्फॉर्म द, चेतावनी यानी कि बाढ़ की, फ्लड जो है वार्निंग के लिए एक सिस्टम, इंग्लिश वाले समझ लें। उड़ीसा ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। ठीक है, तो उड़ीसा बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट दिस सिस्टम। तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, उपरोक्त में से ये सत्य पर जरूर आप जो है राउंड कर दिया करें। स्वागत है अभय, प्रिया, प्रीति, डिम्पी, सचिन, क्षमाकांत, क्षमाकांत जी कैसे हैं, पूजा, सभी लोगों का स्वागत है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा सत्य है। चलिए स्टार्ट करिए पोलिंग। जो लोग नहीं पढ़े होंगे पक्का गलत करेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसलिए पढ़ना भी जरूरी है। आप एक एनुअल मैगजीन ले लीजिए, कोई भी एनुअल मैगजीन। प्रतियोगिता दर्पण की अच्छी आती है, आपके लिए घटना चक्र की आती है और घटना सार की आती है। तीनों में से यूपी के लिए, सभी एग्जाम के लिए ये तीनों मैगजीन में से कोई भी आप ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी मैगजीन है। अब ये गलत क्यों हो रहा है, क्योंकि आई फ्लोस जो है उड़ीसा सरकार ने नहीं, किसने चलाया है। अब घटना चक्र की सबसे बड़ी समस्या होती है क्या, कि ये जो है आपको एग्जाम से कुछ दिन पहले देता है, तो इसलिए आपको रिवीजन के लिए ही होता है। दृष्टि की बहुत ज्यादा होती है, तो दृष्टि की क्रॉनिकल पतली वाली पढ़ सकते हैं आप। क्रॉनिकल जैसे रेगुलर मंथली आप पढ़ रहे हैं कोई भी एक मैगजीन, वो तो सही है। एनुअल मैगजीन की बात मैं कर रहा हूं, एनुअल की। एनुअल मैगजीन जो है आती है, इन्हीं तीनों की आती है। ठीक है, और भी एक क्रॉनिकल भी निकालता है, लेकिन क्रॉनिकल ज्यादातर यूपीएससी के लिए
और यूपी पीसीएस के लिए ये तीनों मैगजीन जो पीडी की सबसे अच्छी होती है, जो पीडी की वार्षिकी आती है ना, बहुत अच्छा कलेक्शन रहता है इसमें। घटना चक्र बहुत लेट आती है, घटना सार भी लेट आती है, तो इनको लास्ट में अभी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। जो लोग प्लस पर हैं वो लोग मेरी क्लास करें, तो ये दोनों ही गलत है, ठीक है। तो महाराष्ट्र सरकार ने इसको इसकी शुरुआत की, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। और दूसरा जो है, ये चेन्नई के बाद महाराष्ट्र ऐसा करने वाला, यानी कि पहले तमिलनाडु कर चुका है। तमिलनाडु जो है बाढ़ घोषणा प्रणाली, बाढ़ चेतावनी, नहीं दृष्टि का हाई नहीं होता है लेवल किसी का, कोई दृष्टि में कूड़ा ज्यादा रहता है, ठीक है। कूड़ा ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, बहुत मोटी मैगजीन होती है। क्रॉनिकल आप पढ़ सकते हैं अगर आप मेंस के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। तो ये प्रतियोगिता दर्पण जो है, ये एनुअल की बात कर रहा हूं मैं, मंथली की नहीं। मंथली दृष्टि ठीक है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा चीजें होती हैं, इस वजह से आपके मैक्सिमम चीजें आपके काम की नहीं होती हैं, कुछ भी उठा के लिख देता है। आप जो है क्रॉनिकल अगर मंथली पढ़नी है तो सबसे अच्छी मैगजीन कौन सी है? क्रॉनिकल। क्रॉनिकल एक पतली वाली भी आती है, जो लोग वनडे एग्जाम देते हैं उनके लिए पतली वाली बहुत अच्छी होगी, ठीक है। और जो लोग मुख्य परीक्षा के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, कुछ नहीं पढ़नी है आपको अभी मेरी क्लास में, आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर आप जो है प्रैक्टिस करते रहिए। प्री के लिए आपको मेरी क्लास के ही नोट्स मोर देन सफिशिएंट होंगे। एक प्रतियोगिता दर्पण, घटना चक्र या घटना सार की कोई भी एक मैगजीन जो है आप एनुअल ले लीजिएगा, ठीक है। उसमें घटनाओं का कलेक्शन मिल जाता है। मंथली मैगजीन आप एक क्रॉनिकल पढ़ते रहिए। जो लोग अगली साल परीक्षा देंगे, यानी कि 2022 में देंगे, तो वो आदत डालें। आदत कैसी डालें? मैगजीन मंथली पढ़ने की, डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की, ठीक है। तो ये हो गया प्रश्न। अगला प्रश्न हम देखेंगे, इंडिया रैंकिंग 2020 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है आपको। इसे केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जारी किया। दूसरा है, इसके अंतर्गत भारत के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों और संस्थानों के कुल 12 श्रेणियों को शामिल किया गया है। और तीसरा है, प्रबंधन श्रेणी में शीर्ष संस्थान जो है वो बेंगलुरु है। और तीन ये स्टेटमेंट है, आपको तीनों में से बताना है कि कौन सा सही है। चलिए, वेरी गुड। नर्सिंग, नंदनी, शुभम, रेखा, कम लोग, काफी ज्यादा लोग गलत कर रहे हैं। गलत करने के पीछे रीजन यही है कि आप जो है पिछले साल के करंट अफेयर्स भूल गए। ये अभी मई जून के करंट अफेयर्स चल रहे हैं, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे कवर, मई 2020 से लेकर के, कब से कब तक? हाँ, मई 2020 से लेकर के फरवरी 2021 तक, इसी महीने हम लोग खत्म कर देंगे। मार्च, अप्रैल और मई पूरा नहीं कवर होगा, 15 मई तक का हम लोग ये जो है लास्ट में कवर करेंगे, ठीक है। तो यहां से आपको 100% करंट अफेयर्स हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट केवल सही है। इसके अंतर्गत कुछ कुल 10 श्रेणियां हैं। 10 श्रेणियों के नाम आपको नहीं याद करने हैं, लेकिन 10 श्रेणियों में इसको शामिल किया गया है। कौन कौन से हैं? जैसे मैनेजमेंट का हो गया, इंजीनियरिंग का हो गया, पॉलिटेक्निक का हो गया। हाँ, ये आपका पूरा करंट अफेयर्स एक साल का ही रहेगा प्लस में। अभी जो प्लस में भी कराया जाएगा वो फरवरी तक ही कराया जाएगा, क्योंकि मार्च का अभी जस्ट हुआ है। डेली 11 बजे रहेगा स्पेशल का टाइम, इसको आप लोग जरूर करिएगा। इंग्लिश में भी रहेगा, कुछ आज नहीं हो पाए हैं कंटेंट। प्रबंधन श्रेणी में सबसे पहले स्थान पर कौन है? प्रबंधन श्रेणी में अहमदाबाद है। भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु ना होकर के अहमदाबाद है। +7 से 8 रहेगी। ये क्या है? अहमदाबाद। आप मेरी प्रोफाइल पे चले जाइए और वहां पे आपको करंट अफेयर्स का जो है शेड्यूल है उसमें इनरोल कर लीजिए, ठीक है। इनरोल कर लेंगे। जो लोग बैच ज्वाइन किए हैं, 80 डेज क्रैश कोर्स, 90 डेज क्रैश कोर्स या
4 महीने का क्रैश कोर्स प्लस वाले, उनको अलग से इनरोल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरी प्रोफाइल पे एक बार चले जाएगा, मुझे फॉलो कर लीजिएगा, तो आपको सारे मैसेजेस आते रहेंगे। तो केवल एक सही है, 10 श्रेणियां हैं। कौन सा? IIM इंजीनियरिंग के क्षेत्र में देख लीजिएगा कौन टॉप पर रहा है। जैसे IITians, जितने भी IITs हैं, दिल्ली है, अहमदाबाद है, अरे दिल्ली है, चेन्नई है, और ये सारे हैं, मुंबई है, इनमें से टॉप पर कौन है। तो ये पूरी जो है सीरीज देख लीजिएगा। जो लोग प्लस पर रहेंगे इनको मैं पूरा याद कराऊंगा, सारे के 10 के 10 श्रेणियों में कौन से कौन। और जो लोग प्लस पे हैं वो मेरी पिछले साल की पहली क्लास जरूर देखेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास, जिससे आपको प्रोसेस समझ में आ जाएगा कि मैं पढ़ाता कैसे हूं, आपको 100% मेमोराइज मैं कैसे कराता हूं। इसके लिए आप लोग वहां पर क्लास कर लेंगे। भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? ठीक है, भारत के बाहर है ये। वेयर वाज द वर्ल्ड फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड आउटसाइड इंडिया? लंदन यूके, पेरिस फ्रांस, मॉस्को रसिया, और लॉस एंजल्स यूएसए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये जो है चर्चा में भी काफी था। और आप लोग जो लोग भी न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, खासकर कोई भी न्यूज़पेपर पढ़िए आप, इवन दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, कोई भी पढ़ रहे हैं, तो एक डेली आदत डालिए। ज्यादातर अगर आपके पास जो लोग पीसीएस की तैयारी करते हैं उनके लिए तो जनसत्ता हिंदी में और इंग्लिश में द हिंदू, अगर वो पढ़ पाए तो बहुत ही अच्छा है। स्वागत है उजाला, विजय, सभी लोगों का स्वागत है। तो ये लॉस एंजलिस यूएसए में भारत के बाहर दुनिया का पहला विश्वविद्यालय। इस विश्वविद्यालय का नाम क्या था? कमेंट बॉक्स में बताइए, इस विश्वविद्यालय का नाम क्या था? स्वागत है निष्ठा। इस विश्वविद्यालय का नाम क्या था? वेरी गुड, स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय जो है, इसका नाम था स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। ठीक है, स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय, ये आप नाम याद रखेंगे। और इसके पहले अध्यक्ष कौन होंगे? फर्स्ट चेयरमैन, ये एक नाम याद रखें। एक तो नाम याद हो गया आपको, स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय लॉस एंजलिस, और फर्स्ट चेयरमैन किसी को याद है? डॉक्टर HR नागेंद्र। क्या है नाम? इनका नाम याद रख लीजिएगा आप, डॉक्टर HR नागेंद्र। तो पर्सन इन न्यूज जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके पर्सन इन न्यूज के लिए। ठीक है, तो यहाँ उत्तर हो जाएगा आपका लॉस एंजलिस। इसमें 4 फैक्ट आपको याद करने हैं कि भारत के बाहर दुनिया का पहला विश्वविद्यालय है जिसको लॉस एंजलिस में खोला गया, उसका नाम स्वामी विवेकानंद है, और इसके पहले चेयरमैन डॉक्टर HR नागेंद्र है। स्वागत है शगुन। अगला प्रश्न, किस राज्य के एक स्टार्टअप VST मोबिलिटी सॉल्यूशंस द्वारा इस्तेमाल किए गए मास्क को डिस्पोज करने के लिए बिन 19 और यूवी स्पॉट नामक डिवाइस लॉन्च की गई? To dispose the mask used by the VST Mobility Solution, a startup of which state launched a device called BIN19 and UV Spot. ये आपको बताना है, कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना, केरल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग जरूर याद करिएगा। और जो लोग पढ़े हुए हैं पहले से वो पोल में करें इसे। वेरी गुड, गौरव, नरसिंह, राहुल, दीक्षा, अपर्णा। एक बार हम लोग अभी देख लेंगे। देखिए बहुत सारे लोगों का उत्तर गलत आ रहा है। ठीक है, तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर जो भी मैं इंफॉर्मेशन दूंगा वो आप अभी से नोट्स बनाना शुरू करें। तो नंदिनी है और 12 आउट ऑफ 6। चूंकि ये पेपर टफ बनाया गया है, टफ इन द सेंस इसलिए बनाया गया है कि ये इंफॉर्मेटिव है आपके लिए। लवली है दूसरे नंबर पर, तीसरे पर पुष्पेंद्र हैं, चौथे पर अंटू हैं, पांचवें पर निहारिका, छठे पर गिरीश हैं, और सातवें पर गौरव, आठवें पर राम प्रताप, 9वें पर है सौरभ, और 10 पे है नरसिंह। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके लिए कि स्टार्टअप VST मोबिलिटी सोल्यूशन, एक तो स्टार्टअप का नाम आपको याद रखना है, क्या है? VST मोबिलिटी सोल्यूशन द्वारा राज्य में, कौन से राज्य में? तो केरल में। केरल में एक स्टार्टअप शुरू किया गया है जो मास्क को डिस्पोज, अभी देखिए जो मास्क हम लगा रहे हैं
वो आपको रास्ते में कहीं गिरा पड़ा मिलेगा, उसको कोई जानवर खा जाएगा, तो बहुत सारी समस्याएं इसमें आने वाली हैं। तो केरल के कोच्चि में स्थित है ये। केरल के कहाँ पर है? कोच्चि में। कोच्चि में स्थित एक स्टार्टअप है ये। और एक मिनट। इसमें हम लोग कुछ देखेंगे कि दोस्तों अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है अनअकैडमी पे, तो आप हमारे अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे और उस पे सब्सक्राइब नाउ पे जाएंगे, जिसमें आपको ढेर सारी सुविधाएं मिलती हैं। जो स्पेशल क्लासेस हैं उस पे सुविधाएं तो मिलती हैं आपको, प्लस पर भी सुविधाएं मिलते हैं, जैसे कंप्लीट सिलेबस कराना होता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, पीडीएफ नोट्स आपको मिलते हैं, और साथ ही जो है रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं। इसमें आपके ढेर सारे और भी फीचर्स हैं। जब भी आप अनअकैडमी, जैसे कि आप देखिए सबऑर्डिनेट का एक लोअर अपर सबऑर्डिनेट का, यानी कि आपका बैच चल रहा है, जो फाउंडेशन बैच है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये 30 जनवरी से ही चल रहा है, सॉरी 15 मार्च से चल रहा है, 30 जनवरी तक ये समाप्त होगा 2022 तक। और यूपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए 16 मार्च को एक बैच शुरू हुआ है, साथ में अभी 90 डेज का और 80 डेज का क्रैश कोर्स शुरू हुआ है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं करंट अफेयर सभी में मैं ही करा रहा हूँ। आप देख सकते हैं और भी टॉप एजुकेटर जो हैं हमारे, वो आपके साथ रहेंगे। साथ ही दोस्तों ये आपको 24 मार्च से जो 80 डेज का क्रैश कोर्स चल रहा है, इसको आप ज्वाइन करके और यूपीएसआई, जो लोग भी यूपीएसआई का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी हमारे टॉप एजुकेटर जो हैं यूपी ट्रिपल एस सी के, वो लोग जो है आपको यहाँ पर कराएंगे। करंट अफेयर्स में सभी एग्जाम में कराऊंगा, और एक ही सब्सक्रिप्शन होता है, कोई भी अलग से सब्सक्रिप्शन लेने की आवश्यकता नहीं होती है। जो लोग भी सब्सक्रिप्शन नहीं लिए हैं वो 24 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। मात्र 8400 फीस है। जो अगर आप अभियान लाइव कोड यूज करते हैं तो आपको, हाँ, 3 मंथ्स का अगर आप आरओ का करेंगे तो आप 3150 आपको पे करना होगा, फीस है 3500। जैसे ही आप अभियान लाइव कोड यूज करते हैं, आपकी फीस कम होकर के 3150 हो जाती है। 6 महीने का अगर आप लेना चाहते हैं, प्री कम मीन सारा कवर हो जाएगा उसमें, ये 5600 रुपए फीस है, आपको 5400 मतलब 5040 रुपए देने होंगे। और 12 महीने का तो सबसे जो सस्ता होता है, जितना लंबा आप लेंगे, यानी कि 2 साल का लेंगे तो मात्र 7560 का होगा। 1 साल का अगर आप लेंगे तो फीस 7000 की है। अभियान लाइव कोड यूज करते ही आपकी जो फीस है वो 6300 हो जाती है। तो ये आपका सब्सक्रिप्शन, जो लोग भी प्लस पर नहीं है वो सब्सक्रिप्शन जल्द से जल्द ले लें, क्योंकि करंट अफेयर्स की क्लास जो है 5 अप्रैल से शुरू होगी। हाँ, 2 इयर्स का ही ज्यादातर आप लेंगे तो आपको दोबारा कोई क्लासेस, कोचिंग क्लासेस करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यहाँ पर मैं ऑप्शनल भी कराता हूँ, फिलोसफी ऑप्शनल मेरा चल रहा है, अभी प्री के बाद फिर से शुरू होगा, एक पेपर समाप्त हो गया है। तो दोस्तों अनअकैडमी से जुड़ने के लिए आप लोग जो है अभियान लाइव फ्री क्लासेस भी आप यूज कर सकते हैं डेली। अभियान लाइव इसका कोड यूज करके आप अपने किसी भी दोस्त को, या इसको हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर कोच्चि के बारे में, तो ये तेलंगाना केरल के कोच्चि में ये एक वीएसटी मोबिलिटी सॉल्यूशन, ठीक है, स्वागत है साकेत, जिसने जो है डिस्पोजल के लिए, मास डिस्पोजल के लिए एक सिस्टम बनाया है जिसका नाम है विन 90, और यूवी स्पॉट ये डिवाइस लॉन्च की है, जो कि डिस्पोज करेगा जो हम मास्क पहन रहे हैं कोविड 19 से बचने के लिए। अगला हम देखेंगे प्रश्न, किस राज्य द्वारा देश का पहला ऑनलाइन कचरा विनियम कार्यक्रम शुरू किया गया? और क्लास के लास्ट में मैं 10 महत्वपूर्ण फैक्ट आपको बताऊंगा, 10 इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है इसी क्लास के लास्ट में। आज थोड़ी प्रश्नों की संख्या कम है, कल से जो है ये 25 से 35 प्रश्न होंगे पर डे, और ये एक ही प्रश्न नहीं है, 3 से 4 प्रश्न इसी में शामिल है, यानी कि आप क्लास कर रहे हैं तो 100 से अधिक प्रश्नों की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। किस राज्य द्वारा देश का पहला ऑनलाइन कचरा विनियम कार्यक्रम शुरू किया गया? Which state launched the country's first online waste exchange program? कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्रा और गोवा। ये आपको बताना है इसमें से कौन सा विकल्प सही है। चलिए पोल स्टार्ट हो गया है, और भागते मत रहिए। अभी मैं देख रहा हूं कि अभी कितने लोग ऑनलाइन दिखा रहे हैं, वो 90 के आसपास लोग हो गए थे, फिर भागते भागते आप जो है क्लासेस जो है
अपनी रेगुलर करेंगे तभी कोई काम का, जैसे मेरी भी कोई भी क्लास करेंगे आप, तो वहां आपको कभी भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। कितने दिखा रहे हैं, कितने लोग ऑनलाइन दिखा रहे हैं अभी आपको? तो आपका कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो ये जो है आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा जो है देश का पहला, अच्छा 63 दिखा रहे हैं, ठीक है। इसमें जो लोग भी, लीडर बोर्ड्स देखने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे प्रश्नों की प्रकृति मैंने ऐसी बनाई है कि जिस टॉपिक से मैं प्रश्न पूछ रहा हूं उससे आसपास के भी जितने भी प्रश्न हैं वो भी आपके कवर हो जाएंगे। गलत सही होने से आपको कोई फर्क नहीं होता है, ठीक है। यहाँ घर पे आप जितनी मैक्सिमम प्रैक्टिस कर लेते हैं, यानी कि अगर आप जो है बोल्ड हो रहे हैं, आप जो है नेट प्रैक्टिस में बोल्ड हो रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप अपनी गलतियों से ही सीखेंगे। एकाएक एग्जाम में जाकर के गलती करेंगे तो वो आपके लिए हानिकारक होगा। तो आंध्र प्रदेश देश का पहला है, तो ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कौन होते हैं वो आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं, इसको लास्ट में मैं बताऊंगा। लास्ट में हम लोग लास्ट 10 मिनट में अपने प्रश्न भी आप पूछने के लिए तैयार रहिएगा कि किस तरीके से ये करंट अफेयर्स चलेगा, कैसी चीजें आगे बढ़ेंगी। तो किस राज्य में ये जो है आंध्रा जो है, यह जो है क्या है, फर्स्ट स्टेट है जिसने ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम यानी कि एक्सचेंज कार्यक्रम शुरू किया गया है। जहरीले कचरे के निपटान और पुनर्चक्रण के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। और समुचित जो जैसे हम लोग मेटल्स यूज करते हैं या मोबाइल फोन्स आदि यूज करते हैं, इनके निपटान में ये काफी मदद करेगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निसर्ग चक्रवात एक उपोष्ण कटिबंध चक्रवात है जो अरब सागर में उत्पन्न हुआ, ठीक है। उपोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, आज की जो ज्योग्राफी की जो क्लास देखे होंगे, ज्योग्राफी भी मेरी चल रही है 8:30 से, जो लोग प्लस पर हैं ज्योग्राफी की क्लास चल रही है 8:30 से 10 AM तक चलती है ज्योग्राफी की। और मंडे से 7 से 8 जो है वो करंट अफेयर्स की चलेगी। इन दोनों क्लासेस को आप रेगुलर करते रहिए जिससे कि आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पूरी बनी रहेगी। आज ही हमने बात किया था उपोष्ण कटिबंध क्या होता है, उष्ण कटिबंध क्या होता है, शीत शीत कटिबंध क्या होते हैं, तो ये आपको जानना है। दूसरा है, इसने महाराष्ट्र गुजरात के कई क्षेत्रों को भारी नुकसान पहुंचाया है। इसका नामकरण म्यांमार द्वारा किया गया है, ठीक है। तो निसर्ग नाम सुना था किसी ने? आप लोग देखिए न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे तो समस्या होगी, ठीक है। अगर न्यूज़पेपर पढ़े हैं या करंट अफेयर्स की मैगजीन पढ़े हैं तो आप आसानी से इस प्रश्न को कर लेंगे, क्योंकि बहुत ही आसान प्रकृति के प्रश्न ऐसे होते हैं। तो आप जान सकते हैं कि जो अगर अब बिल्कुल आसान से प्रश्न मैं पूछ दूं आप सही कर लो तो ओवर कॉन्फिडेंट रहो, अपना मूल्यांकन ना करो, ये सही नहीं होगा, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए कि जितने भी डायमेंशन हो उसके सभी कवर हो। निसर्ग चक्रवात उपोष्ण हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि उपोष्ण चक्रवात यहाँ भारत में आएंगे ही नहीं, क्योंकि भारत कहाँ पर है? ठीक है। तो ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, ठीक है। चक्रवात है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या है? टेम्परेट, इसको ट्रॉपिकल, जो लोग इंग्लिश में हैं वो लोग समझ लें, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन। और ये उपोष्ण कटिबंधीय चक्रवात बोल रहा है, ये क्या है? टेम्परेट। अरब सागर में आया है, तो हमें पता है कि अरब सागर में टेम्परेट साइक्लोन आते ही नहीं। कौन से साइक्लोन आते हैं? ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं। इसका नामकरण किसने किया था? तो ये नामकरण म्यांमार ने ना करके किसने किया था? बांग्लादेश ने किया था। नाम से लग रहा है ना, निसर्ग। और ये महाराष्ट्र गुजरात के कई क्षेत्रों में इसने भारी नुकसान पहुंचाया। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है। ये टेम्परेट न होकर के क्या है? ट्रॉपिकल साइक्लोन है। इसका नामकरण बांग्लादेश ने किया है और इसने ज्यादातर नुकसान किधर किया? तो महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्रों में इसने भारी नुकसान किया है। अब जो है एक पुराना प्रश्न है लेकिन ये लगातार चर्चा में रहा है, इस बार जो है आने की संभावना रहती है इस प्रकार के प्रश्नों की। तो चौथी बाघ गणना रिपोर्ट 2018 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? यानी कि ध्यान रखना है आपको, अरब सागर में आएगा भाई,
तो ये बंगाल में कहाँ जाएगा, ये है ना, ये भारत है। थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज करा करें आप लोग, ठीक है। तो इधर को अरब सागर, अरेबियन सी इधर है ना, बे ऑफ बंगाल में आएगा तो इधर नुकसान पहुंचाएगा, इधर के तटवर्ती पूर्वी घाट पे। अगर ये अरेबियन सी में आएगा तो पश्चिमी घाट के क्षेत्रों को परेशान करेगा, ठीक है। तो महाराष्ट्र और गुजरात को इसने ज्यादा, यानी कि इसका क्षेत्र जो है इधर रहा होगा, ठीक है। अरेबियन सी में यहाँ लिखा है ना, अरब सागर में उत्पन्न हुआ था, ये ट्रॉपिकल है, बस ये गलत है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। स्वागत है सौरभ, जन्मेजय से भी लोगों का स्वागत है, मोनिका। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये चक्रवात बनते कैसे हैं, टेम्परेट क्या होता है, ट्रॉपिकल क्या होता है, ज्योग्राफी की मेरी क्लास करते रहिए, सारी सारी जो है अब कंफ्यूजन जो है आपका दूर हो जाएगा। चलिए, चौथी बाघ जनगणना के बारे में कौन सा असत्य है पूछ रहा है, यानी कि गलत है पूछ रहा है। देश के 12 राज्यों में बाघों की संख्या 100 से ज्यादा है, ठीक है, ये वाला एक स्टेटमेंट है, इसको सही गलत भी नहीं करना है। वर्ष 2018 की जनगणना रिपोर्ट का शीर्षक स्टेट फॉर टाइगर, स्टेट ऑफ टाइगर्स को प्रीडेटर्स एंड टाइगर को प्रीडेटर्स एंड प्रे इन इंडिया रिपोर्ट फॉर 2018 नाम दिया गया था। भारत में बाघों की स्थिति, सह शिकारी और आखेट 2018 इसका नाम था, शीर्षक था, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट है, भारत में बाघों की कुल संख्या 2967 है तथा सर्वाधिक बाघ जो है, ये भाग नहीं है, बाघ है, सर्वाधिक बाघ जो है वो कर्नाटक में है, ठीक है। तो ये आपको बताना है कौन सा गलत है, तो ध्यान से पढ़ लीजिए सभी लोग, तब जाकर के टिक करिएगा। गलत पूछ रहा है, सही नहीं पूछ रहा। और ये रिपोर्ट जो है बार बार पूछी जाएगी अभी, कब तक, जब तक कि अगली जनगणना नहीं हो जाती है। तो ये बहुत ही आइडियल प्रश्न है। क्या है आइडियल प्रश्न है, एक बार हम लोग लीडर बोर्ड देख लेंगे। अंटू टॉप पर चले गए हैं, सारे प्लस के लोग हैं टॉप पर। नंदिनी आपका प्लस है सब्सक्रिप्शन, नंदिनी है दूसरे पर, पुष्पेंद्र है तीसरे पर, निहारिका है चौथे पर, गिरीश है पांचवें पर, छठे पर लवली है, सातवें पर राम प्रताप, आठवें पर आयुषी, अक्षय हैं नौवें पर, 10 पर है नरसिंह। तो ये टोटल जो है आपकी रैंकिंग है। और पर डे आप लोग आइए, पर डे 11 बजे हम लोग यहीं पर मिलेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे करंट अफेयर संबंधित मुद्दों पर। तो ये 12 राज्यों में न होकर के 10 राज्यों में है, ठीक है। 12 राज्यों में न होकर के किस में है, सिर्फ 10 राज्यों में है, और जहां पर बाघों की संख्या 100 से अधिक है, ठीक है। अभी क्लास नहीं है मेरी, एक ही क्लास होती है स्पेशल, ठीक है। यूट्यूब पे आज से आपको इसी का जो यूट्यूब चैनल आपको पता है कौन सा है, यूट्यूब चैनल जो है अनअकैडमी यूपीपीएससी, इसको आज आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आज से आपको डिटेल करंट अफेयर्स यहां पर मिलेगा, ठीक है। अनअकैडमी यूपीपीएससी, ये चैनल पे मैं यूट्यूब क्लासेज आपकी लूंगा। भारत में कुल बाघों की संख्या जो है 2967 है, यानी कि आपका 1 और 3 गलत है, ठीक है। कितना है, 2967 तो है, लेकिन सर्वाधिक बाघ कहां पर हैं, सर्वाधिक बाघ कहां पर हैं, एमपी में। कितने हैं ये भी याद रखना है आपको, एमपी में कितने हैं, 526। कर्नाटक दूसरे नंबर पर है, कर्नाटक दूसरे नंबर पर है 524, कांटे की टक्कर है दोनों जगह पे, ठीक है। तो बहुत कम अंतर है, इसलिए आप कंफ्यूज होकर के कर्नाटक न टिक करें, एमपी ही टिक करें, ठीक है। अच्छा, मैं यहां हो जाऊं, आप हटा सकते हैं खुद ही, आप जो है, इसीलिए मैं इस तरीके से कर देता हूं कि आप खुद ही इसको रिमूव, इधर उधर कर सकते हैं, आप खुद कर सकते हैं अपने अनुसार से। हाँ, आप स्वयं ड्रैग कर सकते हैं, इसीलिए तो इस तरीके से राउंड में रखने पे, उस पर क्लिक करके आप खुद ही इधर उधर कर सकते हैं। तो 1 और 3 गलत है, यानी कि दूसरा सही है,
इसका शीर्षक आपको रखना है याद, ठीक है। टाइगर यानी स्टेट ऑफ टाइगर को प्रेडेटर्स एंड प्रे इन इंडिया रिपोर्ट 2018 इसका नाम था। हाँ, सर को इधर उधर हिला सकते हो तुम। तो ये एमपी है और कर्नाटक के, दो फैक्ट यहाँ पर हैं। 10 राज्य हैं जहां पर 100 से ज्यादा संख्या है। तो ये बस आपको याद रखना है, मेरे ख्याल से हो गया है। कुछ भी आपको प्रश्न पूछना है, अब आगे हम लोग क्या करेंगे, आज टाइम कम है, कल से या तो हम लोग कुछ 10 फैक्ट देख लेते हैं, जितने फैक्ट होंगे उतने मैं कर लेता हूं यहाँ पर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिसको आपको याद कर लेना है। डेली 10 होंगे, आज थोड़ा समय कम है, इस वजह से हम लोग यहाँ पर ये प्रश्न, यहीं से पूरी सीरीज, अगर आप जो लोग सब्सक्रिप्शन लिए हैं, नहीं लिए हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो चर्चा में रहा है, क्या बोलते हैं इसको, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूएनएससी बोलते हैं ना, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी। तो भारत को नामित किया गया है अगस्त 2021 के लिए, भारत को इसका अध्यक्ष नामित किया गया है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भारत को अगस्त 2021 तक के लिए अध्यक्ष नामित किया गया है, ठीक है। नॉमिनेट किया गया है, नामित का मतलब क्या है, ये अस्थायी होता है, ठीक है। जून 2020 में यह निर्णय लिया गया, जून 2020 में, और इसको अगस्त 2020 तक के लिए भारत को, अब यूएनएससी, भारत, इसके पहले भारत को गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था, ठीक है। भारत को गैर अस्थायी सदस्य कब से कब तक, 2021-20 के लिए, 21-22 के लिए गैर अस्थायी सदस्य। अब इसके भारत के साथ कौन कौन से और देश थे, बस ये आपको याद रख लेना है। पहला कौन था, आयरलैंड, आयरलैंड, नॉर्वे, नॉर्वे 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य है, मैक्सिको, केन्या, मैक्सिको, ये हिंदी इंग्लिश क्या होता है, इसमें तो इंफॉर्मेशन है, आप हिंदी में से। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को भारत को अस्थायी जो अध्यक्ष होता है उसके लिए नॉमिनेट किया गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बोलते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसके लिए इसको अध्यक्ष नॉमिनेट किया गया है। किसको, भारत को प्रेसिडेंट नॉमिनेट किया गया, अध्यक्ष का मतलब होता है प्रेसिडेंट, ठीक है। नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में गैर अस्थायी सदस्य का क्या होता है, नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में इन 4 देशों के साथ, आयरलैंड, नॉर्वे, मैक्सिको, केन्या और इंडिया को 2021-22 के लिए। तो ये प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट है। कुशीनगर हवाई अड्डा, कुशीनगर कौन से राज्य में है, अच्छा बैक कर लें, ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं हो पाएगी, टाइम हो गया है, तो हम लोग इसी को आज रखिए। अब अगली क्लास में एक तो स्पीड से होगी, क्योंकि हमें प्रश्न भी लगभग 30 करने होंगे, ठीक है। और लास्ट में 10 फैक्ट्स आपको टाइप करके मिल जाएंगे, लिखना नहीं पड़ेगा, लिखने में टाइम लगता है, ठीक है।
मैक्सिको के नीचे केन्या, ये केन्या है। सही नहीं लिख पा रहा हूं क्या मैं? आयरलैंड, नॉर्वे, मैक्सिको और केन्या, ठीक है, ये 4 राज्य हैं, 4 देश हैं। इसके साथ भारत भी है। 2021-22 के लिए इसे नॉमिनेट किया गया है। तो मिलते हैं हम लोग कल। जो लोग भी सब्सक्रिप्शन नहीं लिए हैं, सब्सक्रिप्शन एक बार ले लें। अभियान लाइव कोड यूज करना है आपको, बहुत ही आसान है। जैसे ही आप अभियान लाइव कोड यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और रिवीजन करते रहिए।